आज हम लोग एशियन हिस्ट्री क्रैक एग्जाम स्किल भाई रवि कुमार के द्वारा पढ़ेंगे। एशियन हिस्ट्री में जो बुक हम लोग आज फॉलो करेंगे वो बुक है पूनम दयाल दहिया के द्वारा लिखा गया। पूनम दयाल दहिया के द्वारा लिखा गया। पूनम दयाल दहिया के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री का प्राचीन हिस्ट्री का बुक प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री किसे कहते हैं। इतिहास अंग्रेजी भाषा में हिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द हिस्टोरिया से हुआ है। हिस्ट्री का उत्पत्ति जो है किससे हुआ है? इसका उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई है। हिस्टोरिया शब्द से हुआ है। हिस्टोरिया शब्द से हिस्ट्री की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो खोजबीन द्वारा अर्जित जानकारी व जांच पड़ताल। हिस्टोरिया का अर्थ क्या होता है? खोजबीन द्वारा। खोजबीन द्वारा हिस्टोरिया का अर्थ क्या होगा? खोजबीन के द्वारा खोजबीन के द्वारा अर्जित जानकारी। ठीक है, अब देखते हैं यह अतीत की घटनाओं का अध्ययन है। हिस्ट्री क्या है? अतीत की घटनाओं का अध्ययन। हिस्ट्री अतीत की घटनाओं का अध्ययन जो उन विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालता है जिसने मनुष्य के अनुभवों को आकार दिया। हिस्ट्री अतीत की घटनाओं का अध्ययन तो है ही, साथ में यह वैसी घटनाओं पर प्रकाश डालता है जो मनुष्यों को अनुभवों को आकार दिया और उन्हें विकसित किया। इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। इतिहास को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रागैतिहास, दूसरा आधे इतिहास, और तीसरा इतिहास। तीसरा क्या हो जाएगा? इतिहास। प्राग इतिहास, आधे इतिहास और इतिहास। अब प्राग इतिहास युग किसे कहेंगे या और आधे इतिहास युग किसे कहेंगे? तो प्राग इतिहास कहने का मतलब होगा लेखन के आविष्कार से पूर्व घटती घटनाओं को। लेखन की कला नहीं थी। लेखन की कला का विकास का पूर्व का घटना। प्राग इतिहास मतलब लेखन की कला का विकास के पूर्व के घटना को प्राग इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका आमतौर पर 3 पाषाण काल के रूप में वर्णन किया जाता है। प्राग इतिहास का वर्णन जो है पाषाण काल के रूप में होता है। वर्णन किस काल के रूप में होगा? पाषाण के रूप में वर्णन इसका होता है। अब आधे इतिहास किसे कहेंगे? आधे इतिहास कहा जाता है प्राग इतिहास और इतिहास के मध्य काल माना जाता है। प्राग इतिहास और इतिहास के मध्य काल को आधे इतिहास कहा जाता है। इसके दौरान संस्कृति और सभ्यता में लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लेकिन जिसका उल्लेख समकालीन शिक्षित सभ्यता के लिखित अभिलेखों में मिलता है। ये इतिहास के लिखित अभिलेखों में आधे इतिहास के बारे में वर्णन मिलता है। उदाहरण के तौर पर हड़प्पा सभ्यता की लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सकता और यद्यपि हड़प्पा के अस्तित्व का उल्लेख मेसोपोटामिया के लेखों में मिलता है, इसलिए इसे आधे इतिहास का हिस्सा माना जाता है। इसी तरह हड़प्पा सभ्यता का लेख जो है या फिर लेखन का विकास तो हुआ, आधे इतिहास में लेखन का विकास हुआ, लेकिन आज तक पढ़ा नहीं गया। आज तक पढ़ा नहीं गया। जैसे हड़प्पा सभ्यता
का लेख, इसका वर्णन इतिहास में है। इतिहास के समय के लिखित पुस्तकों ग्रंथों में आदि में है, लेकिन इसके लेखों को हड़प्पा सभ्यता के लेखों को पढ़ा नहीं गया है। अब इतिहास किसे कहते हैं? तो लेखन कला के आविष्कार के बाद और शिक्षित समाज के पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। लेखन कला का विकास हुआ हो, लेखन कला का विकास। दूसरा, शिक्षित और क्या चीज, शिक्षित समाज यहां पर हो, संस्कृति का विकास हुआ है और इन्हें इन सब को पढ़ा जा सकता है। क्या हो? पढ़ा जा सकता है, तो इसे इतिहास के अंतर्गत रखा गया। ठीक है। अब इतिहास के पुनर्निर्माण, जैसे जो घटना बीत गई उसको हम लोग आज कैसे जानेंगे, तो उसके निर्माण करना होगा पुनः। तो इतिहास का पुनर्निर्माण जो है, पुनर्निर्माण के स्रोत क्या क्या चीज है? इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत, पहला साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। दूसरा, असाहित्यिक स्रोत। तीसरा, साहित्यिक स्रोत। असाहित्यिक स्रोत के अलावा कौन सा हो जाएगा? पहले हम लोग देख रहे साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आते हैं। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य पहला चीज जो आएगा वो है आपका साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में जैसे प्राचीन भारतीय समय की सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। जैसे कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 प्रकार के वेद आते हैं। पहला 4 वेद है। 4 वेद में पहला वेद कौन सा होगा? ऋग्वेद। दूसरा सामवेद। तीसरा यजुर्वेद। चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद हैं। तो चारों वेद में जो टाइम पीरियड होगा वो 1500 से 600 ईसा पूर्व काल का निर्धारण करता है। चारों वेद जो है 1500 से 600 ईसा पूर्व की जानकारी देता है। यानी वेदों की रचना 1500 से 600 ईसा पूर्व प्रकट हुआ। और ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद में मूल रूप से प्रार्थनाएं हैं। सामवेद के अंतर्गत संगीत है। यजुर्वेद और ये जो है गद्य एवं पद दोनों में उत्पन्न लिखा गया है। गद्य व पद दोनों में है। अथर्ववेद के अंतर्गत जादू टोना है, वशीकरण मंत्र है। ठीक है। ये धार्मिक साहित्य हो गया। धार्मिक साहित्य के अलावा साहित्यिक स्रोत में धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत पहला तो आपका धर्मशास्त्र, यानी क्या चीज? कानूनी पुस्तकें। कानूनी पुस्तकें आता है जो विभिन्न सामाजिक समूहों के कर्तव्यों का वर्णन करता है। जैसे मनुस्मृति,
हिंदू समाज के कर्तव्यों के बारे में इसमें वर्णन है। दूसरा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य काल के सामाजिक वर्णन करता है। मौर्य काल की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। मौर्य काल का राजनीति और अर्थव्यवस्था बताता है। मौर्य काल का राजनीतिक और अर्थव्यवस्था का जानकारी कौन देता है? कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र, जो कि एक धर्मनिरपेक्ष साहित्य है। तो इतिहास के पुनर्निर्माण के स्रोत में साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा जा सकता है, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत धर्मशास्त्र या कानूनी पुस्तकें आता है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो कि मौर्य काल के राजनीति और अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। तीसरा, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी व्याकरण की महत्वपूर्ण पुस्तक है, और उसमें भी ये संस्कृत व्याकरण के लिए विशेष है। संस्कृत व्याकरण की महत्वपूर्ण पुस्तक है, पाणिनि द्वारा रचित। इसमें भी समाज का वर्णन है। चौथा, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम। ऋतु संहारम, ऋतु संहार और मेघदूत। मेघदूत ये गुप्त शासन काल की जानकारी देता है। ये किस काल का जानकारी देगा? गुप्त शासन काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी बताता है। छठा, पांचवा आपका कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी। राजतरंगिणी जो है कश्मीर के सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। कश्मीर का सामाजिक जीवन, और वो भी 12वीं शताब्दी के आसपास, 12वीं शताब्दी के कश्मीर के बारे में जानकारी देता है। दरबारी कवियों द्वारा उनके संरक्षक शासकों के प्रशंसा में लिखित रचित या आत्मकथाएं, जैसे हर्षवर्धन की प्रशंसा में बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखा गया। बाणभट्ट रचित हर्षचरित, हर्षचरित की रचना किसने किया? बाणभट्ट। ये किसके प्रशंसा में? हर्षवर्धन का, हर्षवर्धन का प्रशंसा में हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था। ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, जो कि साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक साहित्य है। तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य में हम लोगों ने देखा धर्मशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, वो भी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। मौर्य काल के बारे में पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी व्याकरण के बारे में जानकारी देता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की जानकारी देता है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहारम और मेघदूत ये गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर का
12वीं शताब्दी का सामाजिक जीवन बताता है। बाल्य भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देती है। उसी तरह संगम साहित्य, संगम साहित्यों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। संगम साहित्य, जैसे संगम साहित्य में क्या हो जाएगा, तो संगम साहित्य के अंतर्गत विभिन्न कवियों द्वारा एकत्रित हुए और रचित सबसे पुराना दक्षिण भारतीय साहित्य है। सबसे पुराना साहित्य दक्षिण भारतीय साहित्य, संगम साहित्य में सबसे पुराना साहित्य दक्षिण भारतीय साहित्य। ये 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक की जानकारी देता है। तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम, 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 मणिमखलय, मैखले जैसे जैसे तमिल साहित्य आते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा कौन सा चीज, तो धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य, साहित्य के स्रोत में धर्मनिरपेक्ष साहित्य हम लोगों ने देखा अभी तक। अब हम लोग साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य देखेंगे। कौन सा हो जाएगा, धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आपका 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके अलावा दूसरा है, पहला 4 वेद, दूसरा उपनिषद, उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत एक वेदांग होता है, वेदांग, वेदांत अलग है और वेदांत अलग है। उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, जिसमें आत्मा व परमात्मा का दार्शनिक चर्चा है। उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा का चर्चा होता है, आत्मा और परमात्मा की चर्चा किया गया है। तीसरा सूत्र, जैसा कि स्रोत सूत्र और गृह सूत्र, जिनमें नैतिक मूल्यों पर धार्मिक संस्कारों से संबंधित है। सूत्र, स्रोत सूत्र हम लोगों ने जानते हैं, स्रोत सूत्र और गृह सूत्र, गृह सूत्र, स्रोत और गृह सूत्र, ये दोनों नैतिक मूल्यों और धर्म संस्कारों से संबंधित होती है। चौथा रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य, महाकाव्य। पांचवा पाली भाषा में लिखित बौद्ध धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें आमतौर पर त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक, त्रिपिटक की भाषा कौन सी होगी, पाली भाषा। कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से। ये भी इतिहास के बारे में जानकारियां प्रदान करती है। त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक है, तो सूत पिटक, पिटक, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। छठा है प्राकृतिक भाषा में लिखित जैन धार्मिक ग्रंथ, जिन्हें आमतौर पर अंग कहा जाता है। अंग क्या है, तो जैन धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, ये
किस भाषा में लिखा गया? प्राकृतिक भाषा में लिखा गया, प्राकृत भाषा में। इतिहास की जानकारी किन चीजों से प्राप्त होती है? इतिहास की जानकारी जो प्राप्त होता है उसमें साहित्यिक स्रोत देखा। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांटा गया। पहला धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य। दूसरा धर्म निरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत धर्म से संबंधित पुस्तकें आती हैं और इनके द्वारा इतिहास का निर्धारण होता है। जैसे चार वेद, दूसरा महाकाव्य, तीसरा वेदांत या उपनिषद, चौथा जैन और बौद्ध ग्रंथ, जैन और बौद्ध ग्रंथ। हमने अभी तक पढ़ा। धर्मनिरपेक्ष के अंतर्गत पहला हम लोगों ने देखा कानूनी पुस्तकें, विभिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई पुस्तकें, लेखकों द्वारा रचित पुस्तक। तीसरा हम लोगों ने देखा राजा का प्रशंसा में लिखा गया पुस्तक। अब हम लोग देखते हैं इतिहास के स्रोत में असाहित्यिक स्रोत। असाहित्यिक स्रोत, इतिहास के असाहित्यिक स्रोत। इतिहास के दो स्रोत थे, एक तो साहित्यिक और एक असाहित्यिक। तो हम लोग अब असाहित्यिक स्रोत देखेंगे। असाहित्यिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहला क्या आता है? अभिलेख, या इसे ही हम लोग प्रशस्ति कहते हैं, अभिलेख प्रशस्ति। दूसरा सिक्के, तीसरा पुरातत्व, चौथा भूगर्भीय और जैविक अध्ययन। पांचवा विदेशी यात्रियों का वृतांत। पांचवा विदेशी यात्रियों का वृतांत। यानी असाहित्यिक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, सिक्का, पुरातत्व, भूगर्भीय और जैविक अध्ययन और विदेशी यात्रियों का वृतांत आता है। इसमें अभिलेख के अंतर्गत देखते हैं पत्थर और तांबे जैसी कठोर धातुओं पर उकेरे गए लेख, जिसमें आमतौर पर कुछ उपलब्धियां व विचार उल्लेखित हैं जो हमें प्राचीन काल के विभिन्न धर्मों और प्रशासनिक नीतियों को समझने में मदद करती है। ये अभिलेख किसे कहेंगे? तो पत्थर या तांबे जैसी कठोर धातु पर उल्लेखित, कठोर धातुओं पर उल्लेखित कोई भी को हम लोग क्या कहेंगे? अभिलेख या प्रशस्ति कहेंगे। जैसे अशोक
के द्वारा जारी राज की विस्तृत विस्तृत नीतियों के लेख और दक्कन के राजाओं सातवाहन द्वारा जारी भूमि अनुदान से संबंधित अभिलेख, अशोक का अभिलेख, सातवाहनों का अभिलेख, ये पत्थरों पर उकेरे गए थे या फिर तांबे के कठोर धातु पे भी उकेरे गए थे? इन दोनों चीजों पे ये सूचनाएं प्रदान करती है, राजनीतिक, प्रशासनिक, प्रशासनिक, प्रशंसा का, प्रशासनिक आदि प्रकार का। दूसरा, सिक्के। सिक्के न केवल विभिन्न राजवंशों का आर्थिक इतिहास ही बताते हैं, बल्कि साथ ही उस समय की लिपि। सिक्कों से क्या क्या जानकारी? लिपि की जानकारी मिलेगी, और दूसरा आर्थिक इतिहास। बल्कि साथ ही उस समय की लिपि, और क्या, कला, धर्म। जैसे सिक्कों पे, अगर ये सिक्का है तो इन सिक्कों पे मान लीजिए लक्ष्मी की अगर मूर्ति बना हुआ है, फोटो लगा हुआ है, तो ये क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित है। उस समय का राजा, लक्ष्मी का फोटो है, मतलब उस समय का राजा धर्म से संबंधित है या फिर हिंदू धर्म को भी वैल्यू देता है। तो ये मिल गया। अब ये मूर्ति किस प्रकार का, सिक्का पर जो मूर्ति का हो, कितना ही निपुण और कितना ही बढ़िया से बना हुआ है, इससे इसकी जानकारी मिल जाएगी। इस पर अगर कुछ लिखा हुआ है तो उस समय की जानकारी मिल जाएगी। यानी सिक्कों से क्या क्या जानकारी मिलेगा? सिक्का से जानकारी जो मिलेगा, लिपि, कला, धर्म और अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था की जानकारी मिल जाएगी।